हेलो ज़मीगोज़, उम्मीद करता हूँ कि आपने एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर ली होगी और आज जा कर के जो भी चैप्टर हम करते हैं उसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप जा कर के एप्लीकेशन के ऊपर लगा रहे हो के 10,000 एमसीक्यूज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं एप्लीकेशन के ऊपर, तो वहाँ पर जा कर के उसको लगा लेना। चलें भाई, आज का दिन शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, स्ट्रैटेजीज़ ऑफ फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। खाने की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। और खाने की जो पैदावार है, अब खाने के अंदर में लोग नॉन वेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं, एग भी खाते हैं, तो वो सभी चीज़ें इसके अंदर में हम कैलकुलेट करेंगे। पहले पैराग्राफ में आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई, ऐसा है कि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है एक्सपोनेंशियली, और अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो खाना जो है बनाने के तरीके, आपको एक ही खेत से अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ अन्न प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सेम नंबर ऑफ गाय से ज़्यादा अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यही बता रहा है कि क्योंकि पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो करती रहती है, कि हमको हमेशा ही नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि हमारी क्रॉप इंप्रूव हो सके, हमारा मिल्क और मीट प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके। अगला है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो जो ये लिखी हुई हैं, उन्हीं में से मेन आइडियाज़ जो हैं जो आपको तैयार करने हैं, वो यहाँ पर डायरेक्ट एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं, ये कहीं कुछ और नहीं है। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि आपका ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जिसमें आप ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग मतलब कि बच्चे पैदा करवाना, प्लांट के हों चाहे आपके एनिमल्स के हों। रेज करते हैं, लाइव स्टॉक को आप रेज करते हैं। हम चूंकि हम बात कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री की, तो प्लांट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और ये सारा का सारा काम हम कोशिश करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल से, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूसिबल हो, कि कोई भी व्यक्ति उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस कर पाए, और डिपेंडेबल हो, कि आप जानते हैं कि आप ये काम अगर आप करेंगे तो आपकी इस बात की संभावना बहुत अच्छी है कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब इसके अंदर में आपको केयर करनी पड़ती है, ब्रीडिंग करनी पड़ती है लाइव स्टॉक की। लाइव स्टॉक के अंदर में आपका बफेलो, काऊ, पिग, हॉर्स, कैटल, शीप, कैमल, गोट, बीस, सिल्क वर्म, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अंदर में ही आपका पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरिंग भी आ जाएगी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में ही। एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ है? डेटा दिया हुआ है कि इंडिया और चाइना को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पर 70% लाइफ स्टॉक है, कि मोर देन 70% वर्ल्ड्स लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज इंडिया एंड चाइना। लेकिन उसके बावजूद भी वो वर्ल्ड के लेवल पे केवल 25% अपना प्रोडक्शन दे रही है, मतलब एफिशिएंट है, जो कि बहुत बहुत कम है। और आप जानते हैं कि जर्मनी, जो कि हरियाणा से थोड़ा सा बड़ा होगा, वो किस तरीके से इंडिया से भी ज़्यादा उसकी जीडीपी है, कई गुना ज़्यादा। वहाँ पर जो गाय हैं, मतलब अपने देश का तो प्रोड्यूस करते ही करते हैं, आया निर्यात भी करते हैं। तो वो जो इसलिए बोलते हैं ना, जर्मन टेक्नोलॉजी जर्मन टेक्नोलॉजी से तैयार। However, the contribution to the world 25%, hence the new technology have to be applied, achieve improvement in the quality of and productivity, कि हमें हमेशा नई नई चीज़ों को ट्राई करता रहना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आना पड़ेगा, जिससे कि ये बढ़ पाए। आगे बढ़ते हैं। अगला आइडिया है इस चैप्टर के अंदर में, मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड एनिमल। तो मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स के अंदर में हम डेयरी मैनेजमेंट वगैरह पढ़ेंगे, फिर डेयरी के बाद में पोल्ट्री मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें देखनी है। क्या है पॉइंट? कि फार्म और फार्म एनिमल के बारे में पढ़ना है, जिसमें डेयरी और पोल्ट्री पढ़ेंगे। आइए ज़रा देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले डेयरी का डिस्कशन कर लेते हैं, कि डेयरी के अंदर में डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, इट इज़ मैनेजमेंट ऑफ एनिमल इंक्रीजिंग यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द मिल्क एंड इट प्रोडक्ट्स। भैया हमें क्या चाहिए? पहली बात तो डेयरी से हमें मिल्क चाहिए, और मिल्क से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो चाहिए। तो इसके अंदर में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो एनिमल स्टॉक है उसका जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, जो उसके अंदर में यील्ड क्वालिटी है, वो बढ़ाना पड़ेगा। अब मिल्क कितना गाय जो है देगी, वो उसकी ब्रीड पे डिपेंड करता है। आप जानते हैं कि लाखों की गाय बिकती है डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी ब्रीड कौन सी है। और आपके पास ये जो है सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड एंड हाई यील्डिंग पोटेंशियल रेजिस्टेंस टू द डिजीज इज इंपॉर्टेंट, कि भैया इस अच्छे डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए आपके पास ब्रीड बेहतरीन होनी चाहिए, हाई यील्डिंग की ज़्यादा पैदावार दे, मतलब ज़्यादा दूध दे,
उसको वो डिजीज़ से अब रेजिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि उसको आज चलते फिरते कोई भी बीमारी लग रही है। इसलिए आप कोशिश करते हैं कि जो कोई नई स्पीशीज़, नई ब्रीड बनाई जा रही है, वो उसी जगह रहे जहाँ वो है, क्योंकि आप उसे जर्मनी में बनी इंडिया में ले आए, अब इंडिया में ले तो आए, लेकिन इंडिया में आकर के आपको उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्लिमेटाइज़ करना पड़ेगा ताकि इंडिया में ज़िंदा तो रह पाए, वरना वो पता चला कि यहाँ पे 2 नए बैक्टीरिया उसको लगे और मर गया। कैटल को बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा और उसको उसका ख़्याल रखना पड़ेगा, वो जहाँ रहती है वहाँ पर अच्छे से हाइजीनिक कंडीशंस हों, पानी की अच्छी मात्रा में मिल रहा हो और डिज़ीज़ कंडीशन ना हों। जो खाना खाने का जुगाड़ है कैटल्स का, वो भी आपका बड़े स्पेसिफिक मैनर में, साइंटिफिक मैनर में देना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वालिटी और क्वांटिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी दे देंगे जस्ट बिकॉज के पास आपके पास एक अच्छी ब्रीड है, डज नॉट मीन कि आप उससे किसी भी तरीके का खाना देंगे और वो अच्छा दूध दे देगी। हाइजीन और क्लीनलीनेस मेंटेन करना पड़ेगा कैटल के अनुसार। और जब आप मिल्किंग, खास करके जब आप मिल्किंग कर रहे हैं, उस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिल्क को आपने निकाल तो लिया है, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट है, अब उसको स्टोरेज कैसा करना है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसा करना है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। आजकल ये देखा जा रहा है कि जितना जो है प्रोसेस जो है वो आपका मैकेनाइज्ड कर दिया जा रहा है, जर्मनी वगैरह या यूरोपियन देशों के अंदर में, और इंडिया के अंदर में बहुत कम जगहों पे लेकिन है। अम, कि हज़ारों गाय जो है वो 15-20 लोग देख लेते हैं। अब हज़ारों गाय हैं तो 15-20 अगर लोग होंगे तो वो गाय का दूध तो नहीं दो पाएँगे। तो फिर वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर मशीनों को लगा दिया जाता है उनके दूध निकालने की प्रक्रिया में। बहुत बड़ा चक्का होता है, ऐसे-ऐसे गोल-गोल घूमता रहता है। अम और इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें रेगुलरली इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और ताकि अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो उसको रेक्टिफ़ाई किया जा सके, जिसके लिए रेगुलरली डॉक्टर का विज़िट करना भी ज़रूरी है। तो आप देखेंगे एक-एक लाइन जो है वो एनसीईआरटी की ही है कि यील्ड इंक्रीज़ करनी है, क्वालिटी इंक्रीज़ करनी है, अच्छी ब्रीड होनी चाहिए, डिज़ीज़ रेज़िस्टेंट होना चाहिए, अच्छी जगह रखें, डिज़ीज़ फ्री हो, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फूड बड़ा मैटर करता है, हाइजीन, और प्रोसेस जो है मैकेनिस्टिक होता चला जा रहा है, रेगुलर इंस्पेक्शन चाहिए, वेटनरी डॉक्टर आता रहे। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनें ही हम जो है वो कवर कर रहे हैं, कुछ और नहीं है। एनसीईआरटी की लाइनें ही हैं। अगला जो डिस्कशन करना है वो हमें पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का करना है, वो देख लेते हैं ज़रा पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट वाला। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के अंदर में वही है कि डोमेस्टिकेट कर रहे हैं आप बर्ड को और उसको फूड के लिए कर रहे हैं, जिसमें चिकन, डक, टर्की, गीस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा ताकि आपका पोल्ट्री फार्म का मैनेजमेंट बढ़िया से चले, कि आपको डिजीज़ फ्री सिलेक्शन करना होगा, अच्छी ब्रीड आप सिलेक्ट करनी पड़ेगी, प्रॉपर ऑफ सेफ कंडीशंस में उन्हें रखना पड़ेगा, और इसके लिए वहाँ पर मेक श्योर करना पड़ेगा कि बीमारियाँ ना हो, अच्छा खाना, अच्छा पानी देना पड़ेगा, और हाइजीन और हेल्थ केयर का ध्यान रखना पड़ेगा। और इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कि आपका जो बीमारी है वो बहुत तेज़ी के साथ उस पर्टिकुलर ग्रुप में फैल सकती है। अगला जो टॉपिक करना है हमें 9.1.2 वो है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग पे आ जाते हैं। पहले तो डिस्कस करते हैं कि भैया ब्रीड क्या है? देखिए ज़रा कि वैसे तो एनसीईआरटी जो कहती है वो कहती है कि एनिमल एक ही पे मतलब डिसेंट है, मतलब पूर्वज सेम है। जनरली थोड़ा-सा जो अपीयरेंस होती है वो सिमिलर होती है, फीचर और साइज़ जो है मिलते-जुलते से होंगे। लेकिन अगर आप देखें कि ऐसे होता है ना कि आपका सबसे ऊपर की तरफ जीनस जीनस है मेरा पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, ठीक है? तो पैंथरा लियो जो है पैंथरा जो है मेरा जीनस हो गया, लियो जो है मेरी स्पीशीज़ हो गई। तो लियो है, पार्डस, ये सारी की सारी स्पीशीज़ हैं। अब स्पीशीज़ से भी एक कदम नीचे जब आप जाएँगे, तब जाकर के जिस वो आएगा आपका क्या आएगा, ब्रीड आएगा। तो स्पीशीज़ क्या होती हैं? स्पीशीज़ होती हैं जो आपस में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, तो ब्रीड भी कर सकती है आपस में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। लेकिन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब हो सकते हैं अगर सेम ब्रीड के हैं तो। तो बस इतना ही है। जिस तरीके से गेहूँ है, तो गेहूँ, दुनिया में जितने भी गेहूँ हैं, वो सारे के सारे सेम स्पीशीज़ हैं। लेकिन आप जानते हैं कि गेहूँ की भी अलग-अलग वैरायटी हो सकती है, चावल की अलग-अलग वैरायटी हो सकती है, आम की अलग-अलग वैरायटी हो सकती है, तो वैरायटी शब्द प्लांट में इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से इंसानों के अंदर में अलग-अलग रेस हो सकती है, कॉकेशियन रेस, है ना? तो रेस शब्द जो है वो इन इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वैरायटी प्लांट के लिए हो गया,
रेस शब्द है इंसान के लिए हो गया। स्ट्रेन, स्ट्रेन कि बैक्टीरिया ये स्पीशीज़ है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और उसकी आर स्ट्रेन है और उसकी एस स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन शब्द बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, और एनिमल्स के लिए ब्रीड शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, ब्रीड, वैरायटी, और ये सारी सेम चीज़ें हैं, बस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इस्तेमाल हो रही हैं। ब्रीडिंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेक श्योर टू मेक दैट ऑर्गेनिज्म मोर यूजफुल टू ह्यूमन। कि भाई हम ब्रीडिंग करते हैं अपने लिए, हमारी गरज है, हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छे तरीके का एनिमल मिल जाए तो उससे ज़्यादा अच्छा मीट मिल जाए, नहीं तो वो जो प्रोडक्ट दे रहा है वो प्रोडक्ट मिल जाए। एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग ऑफ यील्ड, के अंतु या तो यील्ड बढ़ाने के लिए हम ध्यान देंगे, या फिर वो चीज़ इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे जो कि डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हैं वो इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ब्रीडिंग जो है वो दो तरीके की हो सकती है, इन ब्रीडिंग हो सकती है और आउट ब्रीडिंग हो सकती है। तो मोटा माटी दो तरीके हैं ब्रीडिंग करने के। तो दो मेन टॉपिक हैं हमारे, इन ब्रीडिंग पढ़ेंगे। इन ब्रीडिंग के अंदर में कोई सब टॉपिक नहीं पढ़ना है हमें, लेकिन आउट ब्रीडिंग जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर में सब टॉपिक भी हमें पढ़ने होंगे। सबसे पहले इन ब्रीडिंग देख लेते हैं। देखिए, अगर आपके ऊपर जो पेरेंट हैं वो 4 से 6 जनरेशन में अगर सेम ब्रीड थी, और ऊपर 4 से 6 जनरेशन, मतलब मेरे दादा के दादा के दादा, ऐसे करके 6 जनरेशन के अंदर में अगर आपका कोई कॉमन पेरेंट था, और अब आप लोग आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो इन ब्रीडिंग की कैटेगरी में चला जाएगा। सुपीरियर मेल लेते हैं, सुपीरियर फीमेल लेते हैं, और उम्मीद करते हैं उन दोनों को रिप्रोड्यूस करा करके कि उन दोनों के बेहतरीन बेहतरीन जो पे कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बच्चे में आ जाएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो, लेकिन हम चाहेंगे। क्या नाम है, अब जो है अगर आपके पास और सुपीरियर मेल आ जाते हैं, फिर दोबारा आप उनको इनब्रीडिंग कराते हैं और ज़्यादा बढ़िया अच्छे फीचर लाने के लिए। सुपीरियर मेल जो है वो अगर ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर पा रहा है, मतलब कि सुपीरियर मेल से जो फीमेल हमें मिलेगी वो अगर ऐसी है जो कि ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर पाती है, तो ये सुपीरियर मेल गिव्स राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी। क्योंकि भाई अल्टीमेटली बात तो जीन के लेवल पे आ रही है ना, तो जीन अगर अच्छे हैं तो हाँ, बच्चे में जीन जब जाएंगे तो वो अच्छे ही होंगे। एडवांटेज क्या है इन ब्रीडिंग की? एडवांटेज ये है कि इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, प्योर लाइन जो है एनिमल की बनती है। और प्योर लाइन बनने की वजह से, याद कीजिए मेंडल भाई साहब ने प्योर लाइन बनवाई थी, तो प्योर लाइन में क्या होता है कि फिर वेरिएशन नहीं आते हैं उतनी जल्दी। और जो अगर आपके पास ज़्यादा गाय देने वाली, ज़्यादा दूध देने वाली गाय है तो वो ज़्यादा देगी। लेकिन इसके साथ एक हार्मफुल पॉइंट भी है कि इट एक्सपोजेस टू हार्मफुल रिसेसिव जीन। कि होमोजाइगोसिटी डोमिनेंस की भी हो सकती है ना, डोमिनेंट का भी होमोजाइगोट हो सकता है, रिसेसिव का भी होमोजाइगोट हो सकता है। और कभी कभी आप जानते हैं कि जब रिसेसिव जीन हो मिल जाएं होमोजाइगस वाले, ऑब्वियसली, तब बीमारियां जो हैं वो सामने नज़र आ सकती हैं। कभी कभी क्या होता है कि सुपीरियर जीन्स के एक्यूमुलेशन के वक्त में हम जो है लेस डिज़ायरेबल जो जीन है उनका एलिमिनेशन या तो कर देते हैं। इस अप्रोच से क्या होता है कि पॉपुलेशन जब इनब्रेड होती चली जा रही है, उसको कॉन्टिन्यूसली जब हम इनब्रेड कर रहे हैं, तो उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी पर फ़र्क पड़ सकता है। और ये जो फ़र्क पड़ रहा है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। आपका सबसे कॉमन एग्जांपल जो था वो क्वीन विक्टोरिया वाली जो लाइन थी उसका था, कि क्वीन विक्टोरिया का किस तरीके से क्योंकि आपस में ही शादी करते रहते थे तो वो हीमोफीलिया हो गया था उन्हें, तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का ही कारण था। और इसके लिए अगर इस चीज़ को अगर ऐसा कभी होने लगता है तो फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा कि दूसरी ब्रीड से फिर हम उसको रिप्रोडक्शन कराने की कोशिश करेंगे, ताकि वो इन ब्रीडिंग वाले जो जीन हैं वो थोड़े से हेट्रोजाइगस हो जाए। तो लेकिन हमें इन ब्रीडिंग का फ़ायदा भी ये है कि वो अगर हो गया, होमोजाइगस हो गया, तो दूध बहुत अच्छा देगा। अगला है आउट ब्रीडिंग, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। आउट ब्रीडिंग के अंदर हम आउट क्रॉसिंग पढ़ेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग पढ़ेंगे, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो 3 चीज़ें हैं, ठीक है। हमने इन ब्रीडिंग पढ़ा, और आउट ब्रीडिंग के अंदर में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट क्रॉसिंग हमने ऊपर देखा था कि 4 से 6 जनरेशन में अगर कॉमन कोई दादा परदादा हैं और तुमने रिप्रोडक्शन कर लिया तो वो इनब्रीडिंग है। और अब कह रहा है कि अगर तुम्हारा आउट क्रॉसिंग क्या होती है कि कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए 4 से 6 जनरेशन के बीच में, तब उसको ऐसी मीटिंग को, सच मीटिंग को क्या बोलेंगे, आउट क्रॉसिंग बोल देंगे।
और ये बहुत बेहतरीन मेथड है जब आपका फॉर हैविंग लो प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट एंड बीफ एटसेट्रा वगैरह के अंदर में। लेकिन भले से आपको ये सब चीज़ें कम मिलेंगी, लेकिन आप इन ब्रीडिंग से ओवरकम करें करना अगर है आपको, तो आपको यही करना पड़ेगा। अगला क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग है कि सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल, लेकिन दोनों अलग अलग ब्रीड के हैं। क्रॉस ब्रीड, एक ब्रीड को ही क्रॉस करना है, तो एक ब्रीड अलग है, दूसरी ब्रीड तो हाँ, अभी तक इन ब्रीडिंग सेम सेम ब्रीड में हो रही थी। इन ब्रीडिंग सेम ब्रीड में हो रही थी, 4 से 6 जनरेशन कॉमन होना चाहिए। फिर हमने नीचे किया ये वाली आउट क्रॉसिंग वाली। आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड है 4 से 6 जनरेशन में, लेकिन कॉमन पेरेंट नहीं है। फिर हम आ गए कि जब हम नई ब्रीड बनाना चाह रहे हैं, तो एक ब्रीड को उठाते हैं और दूसरी ब्रीड के साथ क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कराने की कोशिश करते हैं। भाई जो प्रोजेनी जब आती है तो वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो चीज़ बना सकती है, जो भी चीज़ हम चाह रहे हैं। इन ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन टू डेवलप न्यू स्टेपल सुपर, देखिए इन्हीं एग्जिस्टिंग ब्रीड से अब हम नई ब्रीड सुपीरियर और सुपीरियर ब्रीड जो है वो लाना चाह रहे हैं कि सुपीरियर मेल के जितने भी अच्छे फीचर हैं वो आ जाएं और सुपीरियर फीमेल के जो अच्छे फीचर हैं वो आ जाएं। हिसारडेल जो है वो शीप है जो कि डेवलप की गई थी पंजाब के अंदर में बीकानेरी यूज और मरीनो रैम्स के बीच में को मिला करके। इंटर स्पेसिफिक मतलब है दो स्पीशीज़ के बीच में अगर रिप्रोडक्शन करा दिया जाए, तो जैसे कि म्यूल हॉर्स और मेल डंकी और फीमेल हॉर्स दोनों मिलकर के म्यूल बनाते हैं आपका। अब ये आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते दो स्पीशी, अगर ये दोनों क्योंकि अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, तो इनका जो बच्चा है वो क्या होगा, वो आगे बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो एक ब्रीड जो है मौजूद है कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर में। अब पता है आपको, कलकत्ता से दिल्ली अगर लाएंगे गाय भैंस को तो ऐसे ही उसका स्ट्रेस के अंदर में उसकी जान निकलने की संभावना है। तो क्या किया जाता है कि कुछ नए मेथड ट्राई किए जाते हैं। जैसे एक मेथड है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर में क्या होगा कि भाई आप सीमन कलेक्ट कर लेंगे मेल वाले पार्टनर से, और उसको जो है फीमेल की बॉडी के अंदर में डाल करके आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करवा लेंगे। अब चूंकि आप कहीं कलकत्ता से लेकर के आ रहे हैं, तो क्या करें कि सीमन को उठाएं, लें और उसको फ्रोज कर लें ताकि उसको बाद में इस्तेमाल किया जा सके। हो सकता है कि आपके पास ऐसी गाय हो जो अभी छोटी है, उम्र ज़्यादा नहीं है, अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, तो जब आप उसको फ्रोज करके रखेंगे तो वो जब तक बड़ी हो जाएगी तब तक सीमन जो है फ्रोजन रहेगा, और जब फीमेल इस लायक हो जाएगी कि वो आगे बच्चा पैदा कर सकती है, तब आप उस सीमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मेच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल इज लो इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट। कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद भी आपका इसका जो सक्सेस रेट है उसमें थोड़ी सी कमी देखी जाती है। अगला टॉपिक है हमारा मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसके अंदर में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा कम समय के अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़िया वैरायटी के ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर में क्या किया जाएगा कि काऊ को हार्मोन दिए जाएंगे, जिसे एफएसएच की तरीके के हार्मोन है, जिससे कि वो एक बार में 6 से 8 एग प्रोड्यूस कर देगी। सुपर ओव्यूलेशन इसको कहा जाता है। एक एग की बजाय सुपर ओव्यूलेशन हो जाएगा, 6 से 8 एग बन जाएंगे। यही एनिमल जो है वो मेट करा देते हैं उसको इलीट बुल से, या फिर उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करा देते हैं। और फिर फीमेल के अंदर में जो 6 से 8 एग हैं वो सारे के सारे फर्टिलाइज हो जाएंगे, और जब वो फर्टिलाइज हो जाएंगे और फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जो है डिवाइड करने लगेगा, जब वो 8 से 32 की स्टेज में हो जाएगा तो फिर उसको नॉन सर्जिकली रिमूव कर लिया जाता है। और रिमूव करने के बाद आप फिर उसको किसी दूसरी कैटल के अंदर में डाल सकते हैं। तो क्योंकि अब आपके पास जो है 6 से 8 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे उतने समय में, जितने समय में एक ही ऑर्गेनिज्म बन पाता है। ये सारा का सारा जो है डेमोन्स्ट्रेशन कैटल, शीप, रैबिट, बफेलो, मेयर, इन सब चीज़ों इन पे हो चुका है ऑलरेडी। हाई यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ फीमेल एंड हाई यील्डिंग एंड हाई क्वालिटी मतलब कि लीन मीट विद लेस लिपिड मीट यील्डिंग बुल्स हैव बीन ब्रेड सक्सेसफुली। कि भैया आपको जो चाहिए आप उस तरीके का ब्रीडिंग करा सकते हैं। आपको ऐसा मेल चाहिए जिसके अंदर में मसल मास ज़्यादा अच्छा हो, और ऐसी फीमेल चाहिए जो कि दूध ज़्यादा देती हो, तो दोनों ही चीज़ें इससे करवाई जा सकती हैं। अगला टॉपिक है हमारा बी कल्चर का, बी कीपिंग का, जिसको एपीकल्चर भी बोल देते हैं।
अब इसके अंदर में हमें छत्तों को जो है मेंटेनेंस देखनी है उसकी, हनी बीज की मेंटेनेंस देखनी है, ताकि हम क्या प्रोडक्शन कर पाएँ, हनी का प्रोडक्शन कर पाएँ और बी वैक्स का प्रोडक्शन कर पाएँ। हनी जो है बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिटिव फूड है, जिसका कि मेडिकल वैल्यूज़ भी हैं। बी वैक्स का इस्तेमाल जो है वो कॉस्मेटिक में होता है, पॉलिश करने में होता है। और जो भई बी कीपिंग अगर आप करेंगे किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कि इस तरीके का एनवायरनमेंट आपको रखना पड़ेगा जहाँ पर आप बी रख पाएँ, मतलब कि पैरेलल में रखते हैं लोग ज़्यादातर, जहाँ पर आप लोग खेती भी कर रहे हैं तो खेती के साथ में बी कल्चर भी कर लिया, ऐसी जगह रख लेते हैं। तो ज़्यादातर तो लोग फिर क्या करते हैं कि अपने जो पहले से उनके फ्रूट के बागान हैं या उनके जहाँ खेत हैं वहीं पर बी कल्चर, बी कीपिंग जो है शुरू कर देते हैं। सबसे कॉमन है एपिस इंडिका है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है सक्सेसफुल बी कीपिंग के, कि आपको भाई जो जिस भी तरीके की बी को आप ले रहे हैं, आपको उसकी नॉलेज हो, उसके नेचर और उसकी हैबिट्स की पता हो। आपके पास एक जगह हो जहाँ पर आप इनको रख सकते हैं और सूटेबल के बी कीपिंग कर सकते हैं। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म के भाई आपको मैनेजमेंट बेसिकली आता हो, कि मैनेजमेंट ऑफ बी हाइविंग ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन के, अलग अलग सीजन्स के अंदर में, बसंत के मौसम में जब भाई जा रही हैं मधुमक्खियाँ लेने के लिए हनी, तो वो किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज करना है। और आप पूरे छत्ते को किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसमें से हनी किस तरीके से निकलवाएंगे, बी वैक्स किस तरीके से निकलवाएंगे। और तो और बी जो है वो सबसे ज़्यादा है कि पॉलिनेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी वैसे भी पैदावार बढ़ेगी। सनफ्लावर आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके की पैदावार आप कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी उसी ही तरीके के बी रखी जाएँ, जिस तरीके की बी पॉलिनेशन कर रही है। क्रॉप फील्ड के ड्यूरिंग द फ्लावरिंग पीरियड भाई पॉलिनेशन ज़्यादा बढ़ेगा, तो फ्लावर होंगे तो पॉलिनेशन ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपकी जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी। अगला टॉपिक है हमारा फिशरीज़ का, कि फिशरीज़ के अंदर में क्या करेंगे भैया, मछली को फिशरीज़ के अंदर में सारा आ जाएगा, कि आप देख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। अब उसके अंदर में फ़िश, शेल फिश और एक्वाटिक एनिमल, प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर, ये सारी चीज़ें आ जाएँगी फ़िशरीज़ के अंदर में। कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं फ्रेश वाटर के, कटला, रोहू, कॉमन कार्प और मरीन के भी हिल्सा, सार्डिन, मैकरल, पॉम्फ्रेट, ये मरीन एक के एग्ज़ाम्पल हैं। क्योंकि भारत की जो आप देखिए कि कोस्टल लाइन कितनी बड़ी है, तो भारत की जो कोस्टल लाइन है इतनी बड़ी है, तो सोचिए कितने लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट है देखते हैं फिशरीज़ के अंदर में। 2 चीज़ हैं, एक्वा कल्चर है और पिसी-कल्चर है। इसमें फ़िश का कल्चर आ जाएगा, इसमें पानी है, मतलब दोनों में जो अंतर आ रहा है। टेक्निक टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन ऑफ एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल्स, के उसमें एक्वाटिक प्लांट भी आ जाएँगे आपके, जो एल्गेज़ वगैरह होते हैं, जिनसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। फूड थिकनर एजेंट मिलता है, आइसक्रीम के लिए मिलती हैं चीज़ें बनाने के लिए। ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है, कि वही है कि द डेवलपमेंट ऑफ फ्लरिशिंग ऑफ फिशरी इंडस्ट्री, कि आप सोचिए कि भारत की इतनी लंबी कोस्टल लाइन है और आप कितने कोर्सेज जानते हैं जिसके अंदर में आप ओशियन से रिलेटेड पढ़ाई कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्लांट ब्रीडिंग का। प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम जानबूझ के पर्पसफुली मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कि जिससे कि हम एक ऐसी डिज़ायर्ड प्लांट बना पाएँ जो कि बेटर हो, पहले से ज़्यादा अच्छा हो, स्ट्रेस कंडीशन को ज़्यादा अच्छे से झेल पाए, डिजीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से झेल पाए, पैदावार ज़्यादा अच्छी दे पाए। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर में हमने देखा कि किस तरीके से हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से नई प्लांट की ब्रीड बनाई, वैरायटीज़ बनाई, जो कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में रह सकती हैं ज़्यादा और सेम एरिया से ज़्यादा पैदावार दे सकती हैं। जो टिपिकल क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग मेथड है उसके अंदर में हम क्या करते हैं, हम प्योर लाइन बनवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे और आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराएंगे। डिज़ायरेबल ट्रेट का जो मेंडल भाई साहब ने किया था, बिल्कुल, कि उन्होंने क्या करा कि प्योर लाइन बनवाई। प्योर लाइन कैसे बनवाते हैं भैया, लंबे प्लांट को लंबे के साथ रिप्रोडक्शन कराते रहो, कराते रहो, कराते रहो, कराते रहो, कराते रहो, कराते रहो, और फिर आपका क्या बन जाएगी, लंबे की प्योर लाइन बन जाएगी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन आप करा सकते हैं, कि आपको देखना है कि भैया प्योर लंबे वाले सी जो है वो प्योर लंबे वाले सेब को प्योर डॉर्फ वाले के साथ आप आर्टिफिशियली ब्रीड करा रहे हैं, या और जो भी आप चीज़ें अपने आप सिलेक्ट नहीं होने दे रहे हैं, मतलब नेचर, एक दो चीज़ है ना, नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हमने जो कुत्ते बनवाए हैं, जो अलग अलग तरीके की प्रजाति है कुत्तों की, गाय की, पेड़ों की, प्लांट की, आम की, गेहूं की, वो हमने सारा का सारा कैसे कराई, वो आर्टिफिशियली सिलेक्टेड है, क्योंकि हमने सिलेक्ट करा है कि कौन है वो दो पेरेंट जो आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरेट मिल सके। प्लांट ब्रीडिंग जो है वो मॉलिक्यूलर, आजकल आजकल ये तो क्लासिक वाला तरीका हो गया कि क्लासिकल लेवल पे कैसे हुआ करता था। आजकल हम जेनेटिक टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं,
तो हम क्रिस्पर कैस से लेकर के टैलेन, आपका जितने भी बायोटेक्नोलॉजी है उसकी चीज़ों का इस्तेमाल किया कर सकते हैं। डिज़ायरेबल ट्रेट जो है वो कैसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं कि भैया क्रॉप की यील्ड बढ़ जाए। अल्टीमेटली तो यील्ड ही बढ़ानी है ना, एक क्वालिटी बढ़ जाए तो भी अच्छा बिकेगा, और टॉलरेंस बढ़ जाए कि भैया स्ट्रेस कंडीशन के अंदर में पेड़ जो है ज़्यादा सॉल्ट कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन, कम कम पानी की कंडीशन में भी अच्छे से ग्रो कर पाए, उससे भी यील्ड मेंटेन रहेगी। पैथोजन से रेजिस्टेंट हो, इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंट हो, तो डिजीज़ ना लगे उसे, फंगस की, वायरस की, बैक्टीरिया की, और पेस्ट ना लगें उसके ऊपर में। क्या तरीका है, वो ट्रेडिशनल तरीका डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर में किस तरीके से इस ब्रीडिंग का प्रोसेस जो है किया जाता है, स्टेप्स क्या हैं प्लांट ब्रीडिंग के। सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, कि भैया आप मान लीजिए गेहूं का है, तो गेहूं का जितने भी तरीके की वैरायटी आपके हाथ लग सकती है, आप सारी की सारी वैरायटीज़ को पकड़ के ले आए। तो कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, तो आप पहले से ही भैया एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की वैरायटीज़ मौजूद होंगी दुनिया में, तो आपको क्या करना है, उसकी जितनी भी वाइल्ड वैरायटीज़ मिलती हैं, मतलब बिना ह्यूमन की सहायता के जब कोई चीज़ ऐसे ही ग्रो कर रही होती है तो उसको वाइल्ड बोला बोला जाता है कि वाइल्ड वैरायटी। हम क्या करेंगे, उन सभी को कलेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, उन सभी अलग अलग वाइल्ड वैरायटीज़ को जो कि अलग अलग स्पीशीज़ और उसके रिलेटिवली सेम कल्टीवेटेड स्पीशीज़ हो सकती है, उसको हम एक ही जगह इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और ये जो चीज़ हमने इकट्ठी की है, पूरा का पूरा जो कलेक्शन हमने अभी अभी इकट्ठा किया है अलग अलग पूरी जेनेटिक वेरिएशन का, उसको जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलते हैं। अब आपने जो अलग अलग तरीके की वैरायटीज़, जो वेरिएबिलिटी है जो इकट्ठी कर ली है, अब आप इसमें से क्या करेंगे, इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, बूझेंगे और उसमें से सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन से डिज़ायरेबल ट्रेट चाहिए, और उन दो को पेरेंट की तरह आप चूज़ करेंगे। जर्म प्लाज्म को इवेल्युएट किया जाता है, उसके बाद उसके अंदर में वो डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन कैरेक्टर ढूंढे जाते हैं। फिर आप क्या करेंगे कि प्लांट को सिलेक्ट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर इस्तेमाल करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। प्योर लाइन्स आर क्रिएटेड फॉर वॉट एवर डिज़ायरेबल ट्रेट दैट यू वांट टू इनकॉर्पोरेट। जैसे कि आपको एक लंबा पौधा चाहिए तो आप मेंडल भाई साहब की तरह प्योर लाइन बनवा सकते हैं। आप प्योर लाइन कैसे बनवाएंगे, लंबे को लंबे से रिप्रोड्यूस कराते जाइए, कराते जाइए, कराते जाइए, और तब तक कराते रहिए जब तक आपको प्योर 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 टॉल न मिल जाए। अब आप क्या करेंगे कि आपने जो पेरेंट्स जो सिलेक्ट किए हैं, तीसरा स्टेप है, जो आपने पेरेंट्स सिलेक्ट किए हैं उसको आपस में हाइब्रिडाइज कराइए, उन दोनों को बोलिए कि आपस में रिप्रोड्यूस करें। वो आप खुद करवाएंगे, वो आप कैपिंग कैपिंग टेलिंग नहीं, वो आप बैगिंग और इमेस्कुलेशन और इन सब चीज़ों से यू विल मेक श्योर कि हाँ आप क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि आपका डिज़ायर्ड कैरेक्टर होना चाहिए। मान लीजिए कि दो डिफरेंट प्लांट हैं, एक प्लांट है जिसके अंदर में प्रोटीन का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, और जो दूसरा है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट है, और आप एक ऐसा बच्चा चाह रहे हैं जिसके अंदर में ये दोनों क्वालिटी हो कि प्रोटीन भी ज़्यादा बनता हो और डिजीज़ से भी रेजिस्टेंट हो। याद रखिएगा कि सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे बच्चों के अंदर में। बच्चा ऐसा भी बन सकता है कि उसके अंदर में प्रोटीन की कमी हो और डिजीज़ से भी रेजिस्टेंट ना हो। तो चारों कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे वो बच्चा जिसके पास प्रोटीन ज़्यादा बनाने की क्षमता और डिजीज़ से रेजिस्टेंट होने की क्षमता दोनों होगी। लिमिटेशन क्या है कि बड़ा ही लंबा टाइम प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है ये। इसके अंदर में आपको सालों दर सालों लग सकते हैं एक नई वैरायटी बनाने के लिए। और जब आप हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ा ही कि आपके वाले जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक प्लांट में आ ही जाएं, क्योंकि आपके पास सौयों नए सीड आएंगे ऐसे, और फिर आपको पता नहीं है कि उसमें से आपका डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन किसके अंदर में मौजूद है। जब आपके पास ऐसी सुपीरियर वैरायटी आ जाएगी तो फिर आप उसको क्या करेंगे, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको फिर टेस्ट करेंगे कि क्या बाहर की दुनिया के अंदर में ये पर्टिकुलर वैरायटी सरवाइव भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो इट इज़ क्रूशियल कि सक्सेस ब्रीडिंग के होने के बाद आप उसका साइंटिफिक इवैल्यूएशन करेंगे और देखेंगे कि वो जो प्लांट वैरायटी है वो दोनों पेरेंट से और भी ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स के अच्छे कैरेक्टर इसके अंदर में आ चुके हैं। और अब आप इसको खुद क्या करवाएंगे कि सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे, ताकि आपको एक होमोजाइगोसिटी मिल सके, ताकि जो कैरेक्टर हैं वो अब सेपरेट न हों। तो आप इन्हें इस तरीके से और ज़्यादा पुख्ता कर लिया इस बात को कि कमरे में बाहर ताला भी लगा दिया।
टेस्टिंग एंड रिलीजिंग एंड कमर्शलाइजेशन, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। इसके अंदर में आपको अलग अलग, भारत के अंदर में कमिटीज़ हैं, अलग अलग संस्थान हैं जो इस बात को मेक श्योर करते हैं कि कोई भी ऐसी वैरायटी न मार्केट में जाए जो इसका के आगे नुकसान झेलना पड़ सकता है हमें। सेलेक्टेड लाइंस आर इवेल्युएटेड, उनको इवेल्युएट किया जाता है। अर्गोनॉमिक ट्रेड्स पे उनकी क्वालिटी देखी जाती है। डिजीज रेजिस्टेंस देखा जाता है। और ये जो काम है वो जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, वो उसको क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, जहाँ पे उसको देखा जा सके, वहाँ पर उसको ग्रो करके देखते हैं कि उसमें फर्टिलाइज़र उसके अंदर में कितनी ज़रूरत पड़ेगी, पानी उसके अंदर में कितना ज़रूरत पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उनकी उसकी पता होनी चाहिए। हाइड्रोपोनिक्स में डाल करके देखा जाता है कि उसके अंदर में कितने जो आयंस वगैरह हैं, कि क्लोरीन कितना चाहिए, या बाकी जो बेसिकली जो आयंस हैं वो कितने चाहिए। इसके बाद है उसको क्या किया जाएगा कि एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन के अंदर में उसको अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोकेशन के अंदर में, अलग अलग क्लाइमेट जोन के अंदर में आप उसको ग्रो कर करके देखेंगे कि वो कितना रेजिस्टेंट है और किस तरीके से ग्रो कर रहा है। बेसिकली एक नॉर्मल चेकिंग प्रोसेस जो है वो आपका चलता रहेगा। ओके, अगला है वीट एंड राइस। अब जानते हैं कि किस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि 1960 के दशक में हुआ था, उस वक्त हमने किस तरीके से हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो है बनवाई थी और उसको उससे पूरे देश को खाना खाने में मदद मिली थी, भूखमरी कम हुई थी। 1960 से 2000 के बीच जो है जो प्रोडक्शन जो है वो आपका 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन जो है वो पहुंच चुका है। और राइस का जो प्रोडक्शन है, वीट का प्रोडक्शन हो गया 11 मिलियन से 75 मिलियन, राइस का जो प्रोडक्शन है वो 35 मिलियन से तकरीबन 90 मिलियन टन पहुंच गया। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा, हर एक हमने लगभग लगभग सेम एरिया से 3 गुना से 4 गुना जो है वो प्रोडक्शन जो है बढ़वाया था। नॉर्मन बोरलॉग जो कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, नोबेल प्राइज़ जीता हुआ है इन्होंने। और वीट एंड मेज़ इम्प्रूवमेंट, मेक्सिको के अंदर में इन्होंने सेमी डॉर्फ वीट की वैरायटी बनाई थी 1963 के अंदर में। ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देती थी और डिजीज़ रेजिस्टेंट भी थी। इंडिया के अंदर में हमने सोनालिका और कल्याण सोना को जो है इंट्रोड्यूस किया था। सेमी डॉर्फ वैरायटीज़ जो हैं वो डिराइव की गई थी IR8 से, जो कि बनाया था डेवलप्ड एट कहाँ पर, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट RRRI फिलीपींस में। टाइचुंग नेटिव भी थी जो ताइवान में बनी थी। लेटर बेटर यील्डिंग सेमी डॉर्फ वैरायटी जो कि इंडिया के हिसाब से ज़्यादा बेहतरीन रहेंगी, वो जया और रत्ना बनाई गई, जो इंडिया के अंदर में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ग्रो किया। और इंडिया अभी आगे जिक्र आएगा कि हमारे इंडियन जो हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर का। शुगर केन की वैरायटी है सैक्रम बारबेरी, नॉर्थ में उगती है। शुगर कंटेंट ज़्यादा नहीं है और पुअर शुगर कंटेंट है, लेकिन लंबी होती थी। इसको क्रॉस करा दिया गया सैक्रम ऑफिसिनेरम के से, जो कि जिसका कि स्टेम थिक होता था और हाइट उतनी नहीं होती थी, लेकिन ग्रो में नॉर्थ इंडिया में ठीक से ग्रो नहीं कर पाती थी। जब इन दोनों को मिलाया और मिला करके एक नई वैरायटी बनाई गई जो कि आपका नॉर्थ में भी ग्रो हो पाती थी, लंबी भी होती थी, हाई यील्डिंग भी होती थी, स्टेम भी मोटा होता था, शुगर का कंटेंट भी ज़्यादा होता था। तो जितने भी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो दोनों के दोनों उठा करके एक ही वैरायटी में लेकर के आ गए थे हम। मिलेट्स जितने भी ग्रेन्स होते हैं, मेज़, ज्वार, बाजरा जो है वो इंडिया के अंदर में डेवलप किए गए थे, हमारी इंडिजिनस वैरायटी थी। और चूंकि बाजरा वगैरह अगर आप जानते हो तो पानी कम लगता है, और राजस्थान वगैरह में बाजरा की रोटी वगैरह फेमस है, क्योंकि बाजरा उन चुनिंदा क्रॉप में से आता है जिसमें पानी जो है वो कम ज़रूरत पड़ती है। और इंडिया के अंदर में बाजरा का जो कंजम्पशन है, हम लोगों को अपने केवल और केवल व्रत के वक्त पे ही ये ज्वार बाजरा नहीं खाना चाहिए, बाकी वक्त नॉर्मल दिनों के अंदर में भी ज्वार बाजरा खाना चाहिए। इसके कई फ़ायदे होंगे। पहला, एक तो आपको अलग अलग तरीके के ग्रेन मिलेंगे, आपका जो न्यूट्रिशनल इनपुट है वो बढ़ेगा। और क्योंकि इसके अंदर में पानी कम लगता है तो आप ऐसे ऐसे किसानों को भी प्रोत्साहन देंगे जो कि ज्वार बाजरा उगा सकें, जिसकी वजह से जो हमारी पूरे दुनिया के अंदर में केवल और केवल 3 फसलें उग रही हैं, मक्का, गेहूं और चावल, उससे थोड़ा सा हम हटेंगे। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस,
केवल और केवल फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके साथ अगर आपके पेड़ को बीमारी लग गई, प्लांट को बीमारी लग गई तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसे रेजिस्टेंट कराना पड़ेगा फंगस के लिए, बैक्टीरिया के लिए। रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि क्षमता मिलती है किसी भी प्लांट को किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ से या पैथोजन से लड़ने की। कुछ प्लांट डिजीज़ के यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए। फंगस से डिजीज़ हो जाती है, बैक्टीरिया से, वायरस से, इन सब से डिजीज़ हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ ब्रीडिंग डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए कन्वेंशनल जो मेथड हुआ करते थे उसके अंदर में दो पर्टिकुलर तरीके के मेथड हैं। एक है कन्वेंशनल ब्रीडिंग का मेथड है और एक है म्यूटेशनल ब्रीडिंग का मेथड है। कन्वेंशनल में क्या करते हैं? कन्वेंशनल में वही हमने जर्म प्लाज्म सेलेक्ट कर लिया, गए गाँव के अंदर में, जंगल के अंदर में, वहाँ से वाइल्ड वेराइटीज लेकर के आए। वाइल्ड वेराइटीज नेचर में पहले से ही ग्रो कर रही है, मतलब वहाँ पर पहले से ही डिजीजेज मौजूद हैं। अगर वो वहाँ ग्रो कर रही है तो मतलब वो डिजीज रेजिस्टेंट ऑलरेडी है। तो हम वाइल्ड वेराइटी को लेकर के आएंगे, जर्म प्लाज्म सेलेक्ट करेंगे, सारे के सारे जितने भी जेनेटिक वेरिएशंस हैं उसको लेकर के आएंगे, उनको आपस में हाइब्रिडाइज कराएंगे सिलेक्टेड पेरेंट्स को लेकर के। जो बच्चे आएंगे उनको सेलेक्ट करेंगे, उनको देखेंगे कि हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें आए हैं कि नहीं आए हैं, और फिर नई वेराइटीज़ को टेस्ट करके मार्केट में रिलीज़ किया जा सकता है। मतलब जो सेम आइडेंटिकल प्रोसेस जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था वही सेम प्रोसेस है। तो अभी हमने प्लांट ब्रीडिंग कन्वेंशनल मेथड से पढ़ा और यहाँ पर आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि कन्वेंशनल, इस वाले कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से जो हमने ऐसे प्लांट बनाए हैं जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट हैं, वो ये वाले हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है, वो है हमारा म्यूटेशनल ब्रीडिंग का। म्यूटेशनल ब्रीडिंग के अंदर में हम रैंडम म्यूटेशन करवा करके देखते हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि जो नया प्लांट है उसके अंदर में म्यूटेशन की वजह से डिजीज़ से रेजिस्टेंस आ जाएगा। म्यूटेशन जो है वो जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है और इस बात की उम्मीद काफ़ी कम होती है कि आपके डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, लेकिन हुए। प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट हैविंग these desirable characters can be multiplied directly or can be used in breeding। कि भाई आपने म्यूटेशन से जो प्लांट बनाए हैं और वो प्लांट जिसमें आपका डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूटेशनल ब्रीडिंग के अंदर में आप म्यूटेशन ब्रीड करवाते हैं म्यूटेशन के वक्त में, मतलब ब्रीड को म्यूटेट करवाते हैं। कैसे? केमिकल्स के थ्रू या रेडिएशन के थ्रू। रेडिएशन के अंदर में हम गामा रेडिएशन का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्शन करते हैं यूजिंग द प्लांट एफ द डिज़ायरेबल कैरेक्टर सोर्स इन ब्रीडिंग। कि भैया ठीक है कि मूंग बीन जो कि येलो मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंट है, पाउडरी मिड्यू जो कि ये सारे के सारे जो हैं म्यूटेशन से ही बनवाए गए हैं। और एक और यही है कि आपको मालूम है कि आपके पास एक वाइल्ड वैरायटी है, कि आपके पास एक वाइल्ड स्पीशीज़ है, उस वाइल्ड स्पीशीज़ के अंदर में डिजीज रेजिस्टेंस के जीन्स होंगे। आप कैसे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से उस डिजीज रेजिस्टेंस के जीन को अपने हाई यील्डिंग वाली जो वैरायटी है उसके अंदर में आप कैसे भी करके पहुंचा दें, और वो पहुंचाया गया। और ये वाले जो भिंडी, प्रभानी क्रांति और ये सारे जो हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो डिस्कस हमने ये किया कि प्लांट को डिजीज़ के लिए किस तरीके से रेजिस्टेंट वगैरह बनाना है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि पेस्ट के लिए किस तरीके से रेजिस्टेंट हो सकता है। अब नेचर में ऑलरेडी जो प्लांट हैं वो जिस तरीके से डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, नेचर में उसी तरीके से प्लांट ऑलरेडी पेस्ट के लिए भी रेजिस्टेंट होते हैं। जिस तरीके से कि पत्ती है तो पत्ती के ऊपर छोटे छोटे बाल आ जाएंगे जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ पत्ती को खा ही नहीं पाएगा, ऊपर ऊपर ही बैठ घूमता रहेगा जो पेस्ट है। स्टेम का सॉलिड होना वीट के अंदर में, नॉन प्रेफरेंस बाय द स्टेम सॉफ्ट लाई, कि सॉफ्ट लाई से स्टेम को प्रेफर ही नहीं करती है, पसंद नहीं करती है। लीफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, फिसल के गिर जाएंगे। नेक्टर लेस कॉटन वगैरह वैरायटी जो है बॉल वॉर्म नहीं पसंद करता है। हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज, अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाए तो भी प्लांट जो है वो पेस्ट के लिए, स्टेम बोरर के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से प्लांट के पास कुछ अगर फिनोटाइप हो तो स्पेसिफिक टाइप के पेस्ट उस पर अटैक नहीं करते हैं। तो सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द ब्रीडिंग आर कल्टिवेटेड वेराइटीज। जर्मप्लाज्म सेम तरीका है और जो हमने अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। जर्मप्लाज्म लो, पेरेंट सेलेक्ट करो, रिप्रोडक्शन कराओ, बच्चा पैदा कराओ, होमोजाइगस लाइन बनवाओ, टेस्टिंग करो और अ, समाज में बेचो। कुछ जो वैरायटीज़ हैं जो कि इस तरीके से बनी है वो यहाँ पर दी हुई हैं।
प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, कि अगर उसके अंदर में भी इंसान की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ें हैं जो कि इंसान नहीं बना पाता है, जैसे कि इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसेंशियल फैटी एसिड, वाइटामिन वगैरह, ये सारे बना नहीं पाता है, उसको बाहर फूड से ही लेनी पड़ेंगी। तो जब हम कह रहे हैं कि इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, तो हम अपने परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि भाई प्लांट के अंदर में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे फ़ायदे के लिए हो। तो बस यही बताने की कोशिश करेगा वो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर में। भारत के अंदर में रोज़ाना 3 से 4 हज़ार लोग मर रहे हैं कि क्योंकि उनका न्यूट्रिशन ठीक नहीं था, भुखमरी से, मेल न्यूट्रिशन से। 3 बिलियन पीपल इस दुनिया के अंदर में जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट, प्रोटीन और विटामिन की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, जो कि हिडन हंगर की कैटेगरी में जाता है। बायो फोर्टिफिकेशन मतलब कि किसी भी प्लांट के अंदर में आपने, अब प्लांट जरूर नहीं है, प्लांट के अंदर में बायो फोर्टिफिकेशन कहीं भी हो सकता है। दही के अंदर में आपने कोई अजीब तरीके का वाइटामिन, अजीब मतलब कोई दही के अंदर, दही बिक रहा है, मदर डेयरी वाले दही बेच रहे हैं, उसके अंदर में डाल दिया वाइटामिन कोई एक एक्स्ट्रा, तो बायो फोर्टिफाइड हो गया। आपके ब्रेड आते हैं, तो ब्रेड के अंदर में आपने देखा होगा कि ब्रेड के अंदर में पड़ा होता है कोई खास तरीके का कि इन्हेंस्ड विद विटामिन ई एंड सी, तो वो क्या है, बायो फोर्टिफिकेशन ही है। अब क्या है कि प्लांट के अंदर में आपने प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दो, ऑयल, विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मिनरल, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके, मतलब तरीके, ये सारे तरीके हैं किस किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, और ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं जो कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज करवाई गई है, जिसमें मेज़ के अंदर में अमाइनो एसिड का अमाउंट जो है वो डबल करा दिया गया है, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, इन सब का। एटलस 66 के अंदर में प्रोटीन का जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया है। जो आयरन है, राइस के अंदर में आयरन जो है उसका अमाउंट जो है 5 गुना जो है बढ़ा दिया गया है। मतलब इस तरीके से बनती रहती हैं चीज़ें। कैरेट, स्पिनच और पंपकिन के अंदर में आपने विटामिन ए बढ़वा दिया है। बिटर गार्ड मतलब करेला, बथुआ और मस्टर्ड टोमेटो के अंदर में आपने विटामिन सी बढ़वा दिया है। स्पिनच, बथुआ के अंदर में आपने आयरन और कैल्शियम बढ़वा दिया। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इस चीज़ के। आखिरी टॉपिक जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का है, दैट इज़ द टिश्यू कल्चर। कि क्या है कि आप जो है, ज़रूरी नहीं है कि केवल और केवल सीड के लेवल पे काम करें। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेड़ की पत्ती ली और पेड़ की पत्ती पर आप कुछ हार्मोन्स डालते हैं, जिसकी वजह से वो पेड़ की जो पत्ती है वो वापस से स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाती है, कैलस बन जाती है, एक सेल का कट्ठर बन जाती है। अब इसके ऊपर सही तरीके के अगर हार्मोन फेंके जाएं तो पूरा का पूरा नया प्लांट जो है वो डेवलप किया जा सकता है। तो चूंकि आप टिश्यू के लेवल पे काम कर रहे हैं, आप जानते हैं कि टिश्यू को स्टेम सेल मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखते हैं अभी ज़रा एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर में प्लांट के सेल, टिश्यू, ऑर्गन को स्टेराइल कल्चर, मतलब वहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो, वहाँ पर एसेप्टिक मतलब वहाँ पर कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो, वहाँ पर आप उसको ग्रो करते हैं। किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट जो पूरा का पूरा प्लांट को ग्रो कर दे, सेल का में किसी भी पेड़ का ऐसा पार्ट, उसको कहते हैं एक्सप्लांट। कोई भी प्लांट का एक्स प्लांट जो कि पूरे के पूरे प्लांट को ग्रो कर दे, उसको कहते हैं टोटी पोटेंसी। टोटी मतलब टोटल, पोटेंसी मतलब पोटेंशियल, जिसके अंदर में पोटेंशियल हो टोटल प्लांट बनाने का। एक्स प्लांट वो टुकड़ा है जो टेस्ट ट्यूब के अंदर में डालेंगे, स्टेराइल मीडिया के अंदर में डालेंगे, प्लांट का पार्ट है जिससे पूरा का पूरा प्लांट बनेगा, खड़ा होगा। न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर में हमें कार्बन का सोर्स देना पड़ेगा, जैसे सुक्रोज, सॉल्ट, मतलब प्लांट को ग्रो होने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो देनी पड़ेंगी, और स्पेसिफिक हार्मोन्स देने पड़ेंगे। जब आप बहुत कम समय के अंदर में बहुत ज़्यादा टिश्यू कल्चर लगाते हैं तो इसको कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। और चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, सोमेटिक सेल के ऊपर काम चल रहा है, गैमीट का इसमें कोई लेना देना नहीं है, पॉलन ग्रेन का कोई लेना देना नहीं है, तो सोमा क्लोन, सोमेटिक सेल से आ रहे क्लोन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आ रहे हैं, टोमेटो, बनाना, एप्पल, ये चीज़ें इस तरीके से प्रोड्यूस की जा सकती हैं। टिश्यू कल्चर के अंदर में आप देखेंगे तो टिश्यू कल्चर जो है वो प्लांट, उसके अंदर में वायरस नहीं लग सकता, क्योंकि सेल इतनी तेज़ी से ग्रो करती हैं कि इससे पहले कि वायरस ग्रो कर पाए, टिश्यू ग्रो कर जाता है। और इसी वजह से जो टिश्यू कल्चर के अंदर में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो वायरस फ्री होता है, उसकी वजह है ये। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है कि जिसके अंदर में दो आप नॉर्मल सोमेटिक सेल को लेकर के उनको फ्यूज़ करा देते हैं। आप क्या करते हैं, भाई प्लांट है, प्लांट की होती है सेल वॉल, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेल वॉल को उतारना पड़ेगा। तो सेल वॉल उतार दी, सेल वॉल उतारने के बाद जो चीज़ बचती है उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो दो अलग अलग वैरायटी या दो अलग अलग स्पीशीज़ तक के हम कोशिश करते हैं कि क्या करें, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करा दें। तो जो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोमेटिक फ्यूज़ टू गेट द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, और इससे हमें सोमेटिक हाइब्रिड मिल जाता है। इसी प्रोसेस को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं।
प्रोटोप्लास्ट जो है वो सेल वॉल को डाइजेस्ट करके लिया जा सकता है। हमने क्या किया, टोमेटो का जो प्रोटोप्लास्ट है उसको पोटैटो के साथ, दो अलग अलग स्पीशीज़ का जो है वो फ्यूज़ करके देख लिया, मगर वो उसका कोई कमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट के लेवल पे वो चीज़ प्रूफ की जा सकती थी, या कॉन्सेप्ट के लेवल पे वो चीज़ एटलीस्ट एग्जिस्ट करती थी। दैट वाज कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट।